Hello everyone. So in this video we are going to learn rule number 42 and rule number 43. ठीक है. This is applicable for CA final, CMA final and CMA inter. ओके, ये तीन लेवल्स के लिए ये वाला जो वीडियो है वो इंपॉर्टेंट है. बाकी लोग इसको स्किप कर सकते हैं. बचे कौन, खाली सीए इंटर ही बचा. तो सीए इंटर को ये वीडियो नहीं देखना है. ठीक है. लेट अस स्टार्ट विद रूल नंबर 42. रूल नंबर 42 का हेडिंग है मैनर ऑफ रिवर्सल, मैनर ऑफ रिवर्सल of ITC in respect of inputs and input service. Okay, inputs and input service. Let us first understand कि रूल नंबर 42 होता क्या है, रूल नंबर 42 का एप्लीकेबिलिटी क्या है. अभी फॉर एग्जांपल हम लोगों ने कार्डबोर्ड परचेस किया. ओके, हम लोगों ने कार्डबोर्ड परचेस किया टू मैन्युफैक्चर पेपर्स एज वेल एज राइटिंग पैड. ठीक है, जो लोग पिछला वीडियो देख चुके हैं उन लोग को समझ में आ रहा होगा. हम लोगों ने कार्डबोर्ड परचेस किया हुआ है. कार्डबोर्ड के सप्लायर ने हम लोग को जीएसटी चार्ज किया 28%. ओके, वो कार्डबोर्ड से हम लोग बना रहे हैं पेपर. पेपर के ऊपर जीएसटी का रेट है 0%. एंड राइटिंग पैड के ऊपर अज्यूम कर रहे हैं जीएसटी का रेट है 28%. तो नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि हम लोग को आईटीसी कितना मिलेगा. आंसर इज वेरी सिंपल. टू द प्रपोर्शन ऑफ पेपर हमको आईटीसी नहीं मिलेगा. ठीक है, एक एग्जाम्पल भी लिया हुआ था, मैं यहाँ पर वापस ले रहा हूँ. समझ के चलो कि 2800 रुपए का आईटीसी है. ओके, कार्डबोर्ड का. पेपर का सेल है से 1 लाख रुपीस. थोड़ा ज्यादा हो गया. हाँ. पेपर का सेल है से 10,000 रुपीज. एंड राइटिंग पैड का सेल है 15,000 रुपए का. ओके, इस तरीके से सेल्स है. अभी आपको ये 2,800 का क्या आईटीसी पूरा मिलेगा या कुछ प्रपोर्शन में मिलेगा. आंसर इज यस, प्रपोर्शन में मिलेगा. 2,800 मल्टीप्लाइड बाय 10/25. इतना आईटीसी आप लोगों को नहीं मिलेगा. इतना आईटीसी नहीं मिलेगा. व्हाट इज दिस प्रपोर्शन अबाउट. ये प्रपोर्शन है पेपर्स का. ओके, दिस प्रपोर्शन इज ऑफ पेपर. पेपर के प्रपोर्शन का आईटीसी आप लोगों को नहीं मिला. आया पॉइंट समझ में. अभी ये जो रूल है, रूल नंबर 42, इसमें मैनर दिया हुआ है. ठीक है, इसमें एक मैनर दिया हुआ है. मैनर मतलब एक फॉर्मेट दिया हुआ है. उस फॉर्मेट में हम लोग को वर्किंग बनाना है जिससे हम लोग को एग्जैक्ट एलिजिबल आईटीसी मालूम पड़े. ठीक है, अल्टीमेटली यही है, लेकिन निकालने का तरीका कुछ अलग है. ठीक है. अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट वर्ड ये है इन रिस्पेक्ट ऑफ, इन रिस्पेक्ट ऑफ इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज. इन रिस्पेक्ट ऑफ इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज. मतलब कि अगर आपने पेपर बनाने के लिए या फिर राइटिंग पैड बनाने के लिए कुछ मशीन खरीदा, तो उस मशीन का आईटीसी आप लोग को रूल नंबर 42 के हिसाब से रिवर्स नहीं करना है. आप लोग को उस केस में रूल नंबर 43 अप्लाई करना है. ठीक है. तो अगर कैपिटल गुड्स रहेगा तो रूल नंबर 43 के हिसाब से रिवर्स होगा. एंड अगर रहेगा तो रूल नंबर 42 के हिसाब से. सिस्टम थोड़ा हैंग हो गया.
ये स्क्रीन पे अभी लिखूंगा। तो रूल नंबर 42 का एप्लीकेबिलिटी हम लोगों ने समझा। ओके, रूल नंबर 42 कब लगने वाला है? जब भी हम लोग इनपुट्स या फिर इनपुट सर्विसेज खरीद रहे हैं फॉर मैन्युफैक्चरिंग टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्ट सप्लाईज। ओके, हम लोगों ने क्या खरीदा? इनपुट्स या फिर इनपुट सर्विस टू मैन्युफैक्चर टैक्सेबल एज वेल एज एग्जेम्प्ट सप्लाईज। ओके, हमने एग्जांपल लिया, कार्डबोर्ड खरीदा टू मैन्युफैक्चर राइटिंग पैड एंड पेपर। ओके, रूल नंबर 43 कब अप्लाई होगा? रूल नंबर 43 अप्लाई तब होगा जब आपने कुछ मशीन्स वगैरह खरीदा है फॉर मैन्युफैक्चरिंग टैक्सेबल एज वेल एज एग्जेम्प्ट सप्लाईज। आया समझ में? ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद रूल नंबर 42 फर्स्ट, उसके बाद रूल नंबर 43 देखेंगे। सो रूल नंबर 42 का एक फॉर्मेट है, वो मैं पहले यहाँ पर फॉर्मेट लिख रहा हूँ। उसके बाद हम लोग एक एक टर्म को हम लोग एनालाइज करेंगे, समझेंगे। ठीक है, पहले फॉर्मेट लिख देता हूँ। टी माइनस T1 माइनस T2 माइनस T3, द आंसर इज C1 माइनस T4, आंसर इज C2 माइनस D1 माइनस T2, आंसर इज C3, उसके बाद प्लस T4। ओके, अभी जगह नहीं है, पहले के लिए इतना ही बस है। सुनो अभी, अभी ये टर्म्स को देख करके डरो मत, एकदम सिंपल है, नॉट टू वरी अबाउट। हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे, उसके बाद ये वाला सब टर्म्स को समझेंगे। अभी मान के चलो कि आप लोग का एक बिजनेस है, यू हैव वन बिजनेस, एंड आपका बिजनेस है टू मैन्युफैक्चर फुटवेयर। ओके, टू मैन्युफैक्चर फुटवेयर, दैट इज शूज एंड चप्पल्स। आपका शूज एंड चप्पल को बनाने का बिजनेस है। ओके, शूज के ऊपर जीएसटी का रेट 18% है, एंड चप्पल के ऊपर जीएसटी का रेट 0% है। पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? आप लोग का बिजनेस है, आप क्या मैन्युफैक्चर करने वाले हो? शूज, जिसके ऊपर जीएसटी का रेट 18% रहेगा, चप्पल जिसके ऊपर जीएसटी का रेट 0% है, मतलब ये है एग्जेम्प्ट सप्लाई। ठीक है, एंड शूज है टैक्सेबल सप्लाई, शूज इज द टैक्सेबल सप्लाई। आया समझ में? अभी हम लोग कुछ खर्चे यहाँ पर लिख रहे हैं, एंड यहाँ पर मैं तुम लोग को आईटीसी का अमाउंट दूंगा, उसके बाद हम लोग एक एक को डिस्कस करें। हम लोग को रॉ मटेरियल ए लगने वाला है। ओके, रॉ मटेरियल ए लगने वाला है, विच वुड बी यूज्ड टू मैन्युफैक्चर शूज ओनली, शूज ओनली। ओके, उसका आईटीसी का अमाउंट है 28,000। एक लगने वाला है रॉ मटेरियल बी, जो कि यूज होने वाला है सिर्फ और सिर्फ चप्पल बनाने के लिए। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ चप्पल बनाने के लिए, उसके ऊपर आईटीसी है 14,000 का। एक लगने वाला है रॉ मटेरियल सी, जो कि दोनों के लिए यूज होने वाला है, दैट इज शूज के लिए भी यूज होगा एंड चप्पल के लिए भी यूज होगा। उसके ऊपर आईटीसी है से 10,000। हम लोगों ने हमारे सीए से रिटर्न फाइलिंग वगैरह का सब सर्विसेज लिया है। ओके, ऑडिट वगैरह करवाया। अभी इसका कोई बाइफरकेशन नहीं होता, इसका कोई बाइफरकेशन नहीं होता कि मैंने शूज के लिए दिया, चप्पल के लिए, ऐसा नहीं। जीएस रिटर्न तो एक ही जाने वाला है, तो अभी इसमें बाइफरकेशन होगा ही नहीं। तो यहाँ पर 3,000। ओके, हम लोगों ने रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी का सर्विस लिया, रेंटिंग ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी का सर्विस लिया, जिसके ऊपर जीएसटी लग के आया था बिल के ऊपर 18,000। हम लोगों ने एक अ, हम लोगों ने कुछ गुड्स लिया था। ओके, गुड्स और सर्विसेज सच एज फूड एंड बेवरेज। ओके, फूड एंड बेवरेज का एग्जांपल लेता हूँ।
एक पार्टी रखा हुआ था ऑफिस में, उसके लिए फूड एंड बेवरेज लिया था। तो यहाँ पर हम लोग को जो आईटीसी था वो 600 रुपये का था। हम्म, ठीक है। अभी यहाँ पर तुम लोग को टर्नओवर दे रहा हूँ। शूज का टर्नओवर है से 5 लाख रुपीस। चप्पल का टर्नओवर है से 3 लाख रुपीस। ठीक है, अभी तुम लोग को निकालना है कितना आईटीसी मिलेगा। एकदम सिंपल, तुम लोग कैलकुलेशन खुद से भी कर सकते हो, लेकिन हम लोग को क्या करना है, इस फॉर्मेट के हिसाब से कैलकुलेशन कर। ओके, अभी ये फॉर्मेट क्या बोलते हैं सुनो। फॉर्मेट में सबसे पहला आता है टी। टी का मतलब होता है टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट। ओके, टी मतलब टोटल आईटीसी। टोटल आईटीसी मतलब जितना भी आप लोगों ने आपके सप्लायर को जीएसटी दिया है, चाहे वो एलिजिबल है या फिर इनएलिजिबल है। ठीक है, चाहे आपको मिलने वाला है नहीं मिलने वाला है, सब कुछ आपको टी कंसीडर करना है। ओके, सब कुछ आपको टी कंसीडर करना है। आया पॉइंट समझ में। टी मतलब एकदम सिंपल, टोटल ऑफ ऑल द आईटीसी, टोटल ऑफ ऑल द आईटीसी, वेदर एलिजिबल और नॉट, माइनस T1। ओके, अभी T1 T2 T3 कैसे याद रखेंगे, NEI याद रखना है। T1 मतलब एक्सक्लूसिवली नॉन बिजनेस के लिए जो भी खरीदी किया हुआ है वो। ठीक है, एक्सक्लूसिवली नॉन बिजनेस के लिए। अभी यहाँ पर एक एग्जांपल एक्सक्लूसिव नॉन बिजनेस का मैं ले लेता हूँ। हमने इंपोर्ट ऑफ गुड्स किया, जिसके ऊपर हमने आईजीएसटी पे किया था। ओके, एंड वो गुड्स जो ये बिजनेस वाला पर्सन है, वो क्या करने वाला है, वो अ, खुद के पर्सनल यूज के लिए लेके जाने वाला है। ओके, पर्सनल यूज के लिए लेके जाने वाला है। ठीक है, उसका बिजनेस के लिए नहीं, पर्सनली यूज करने के लिए लेके जाने वाला है। ओके, सो T1 का मतलब होता है एक्सक्लूसिवली नॉन बिजनेस। एक्सक्लूसिव नॉन बिजनेस मतलब कि चैरिटी के लिए अगर आपने कुछ खरीदा है, या फिर आपने ऐसा कुछ खरीदा है जो आप पर्सनल पर्पस के लिए यूज करने वाले हो, उसको कहा जाता है नॉन बिजनेस। तो नॉन बिजनेस पर्पस का आईटीसी हमको नहीं मिलता, ये हमने पहले सीखा है। ओके, तो जो भी चीज आप नॉन बिजनेस के लिए यूज करने वाले हो, गवर्नमेंट उसका आईटीसी आप लोगों को नहीं देगा। ओके, T2 मतलब ऐसा परचेजेस जो एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्ट सप्लाई बनाने में काम आया हो। ओके, एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्ट। जैसे यहाँ पर हम लोग को दिख रहा है कि रॉ मटेरियल बी कैन बी T2, क्योंकि रॉ मटेरियल बी हमने जो खरीदा है वो किस चीज के लिए खरीदा है, फॉर मैन्युफैक्चरिंग एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्ट। एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्ट, एक्सक्लूसिवली वर्ड इंपॉर्टेंट। ओके, आई, आई स्टैंड फॉर इन एलिजिबल। इन एलिजिबल आईटीसी। अभी हम लोग को मालूम है FOB HCL स्क्वायर का आईटीसी नहीं मिलता, तो उसमें से हम लोगों ने एक यहाँ पर एलिमेंट लिया हुआ है फूड एंड बेवरेज, तो इसका आईटीसी हमको नहीं मिलेगा। तो बेसिकली जो ये NEI है, इन तीनों का आईटीसी आप लोगों को नहीं मिलने वाला है। नो आईटीसी इज अलाउड। इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। ओके, आईटीसी नहीं मिलने वाला है, इसीलिए इसको क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ओके, तो एक बार हम लोग इस पूरे एग्जाम्पल में से टी, T1 T2 T3, ये चार एलिमेंट्स को ढूंढेंगे। ओके, तो सबसे पहले टी तो सबसे इजी है, इन सभी का टोटल। ओके, इन सभी का टोटल, आइए टोटल करते हैं। आप लोग भी करो एलसी पे। 28 + 14 + 10 + 8 + 0.6, 75,400। ओके, सो 75,400 भी लिखो किधर, यहाँ पर लिखता हूँ। 75,400 इज द आंसर। ये अपना टी है। इसमें से T1 माइनस करना है, मतलब कि जो नॉन बिजनेस के लिए है उसको हटा दो। नॉन बिजनेस के लिए यहाँ पर क्या है देखो, इंपोर्ट ऑफ गुड्स किया था, आईजीएसटी पे किया था पर्सनल पर्पस के लिए, ये 1800 हट जाएगा, मतलब इसका आईटीसी हमको नहीं मिलने वाला है, तो हमने इसको माइनस कर दिया। ओके, अब बात करते हैं T2 की, एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्ट। अभी यहाँ पर चप्पल दिख रहा है, चप्पल रॉ मटेरियल बी,
परचेज फॉर मैन्युफैक्चरिंग चप्पल, इसका आईटीसी हमको नहीं मिलेगा। सर क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि हम लोग का आउटवर्ड एग्जाम्प्ट है, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, आपको आईटीसी नहीं देंगे। तो ये 14,000 का आईटीसी नहीं देने वाले हैं। ओके। उसके बाद थर्ड इज इनएलिजिबल। यहाँ पर फूड एंड बेवरेज का जो खर्चा किया है उसका आईटीसी आप लोगों को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर 600 रुपया मेरे को माइनस करना। ओके। तो नेट कितना आईटीसी मिलेगा वो यहाँ पर देखेंगे। 75,400 माइनस 1.8 माइनस 14 माइनस 0.6, 59,000 का ऐसा आईटीसी है जो आपको मिल सकता है, लेकिन पूरा पूरा नहीं मिलेगा क्योंकि इसमें भी कुछ वेरिएशंस है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? पहले टी निकाला, दैट इज टोटल ऑफ ऑल द आईटीसी। उसके में से हम लोगों ने क्या क्या माइनस किया? एनईआई, एक्सक्लूसिवली नॉन बिजनेस, एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्ट एंड इनएलिजिबल। ठीक है, ये तीन माइनस किया। आया समझ में? ठीक है। अभी 59,000 का जो आईटीसी है वो इस तरीके से बना हुआ है, देखो, 28,000, 10,000, 3,000 एंड 18,000, इन सभी का टोटल करो, आपको 59,000 ही आंसर आएगा। ओके। अभी इसके अंदर जो 59,000 है, इसके अंदर 28,000 का आईटीसी हमको पूरा मिलना चाहिए, पूरा मिलना चाहिए। इसमें से 1 रुपया भी हम गवर्नमेंट को नहीं देंगे, ये आईटीसी पूरा मिलना चाहिए। ओके। इसमें से अपॉर्शन नहीं होना चाहिए कि इसमें से एग्जेम्प्ट के लिए इतना नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या बन रहा है, इससे शूज बन रहा है। तो इसका आईटीसी तो हमको पूरा पूरा मिलना चाहिए। गेटिंग द पॉइंट? इसका आईटीसी हमको पूरा पूरा मिलना ही चाहिए। क्लियर है? तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 59,000 में से 28,000 को थोड़ी देर के लिए साइड पे कर रहे हैं। माइनस इसलिए नहीं किया कि आईटीसी नहीं मिल रहा है, माइनस इसलिए किया कि पूरा आईटीसी मिल रहा है। ओके। इसलिए यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, नीचे हम लोग इसको ऐड कर रहे थे, देखो यहाँ पर T4 अलग से ऐड भी किया हुआ ना यहाँ पर। तो दिस T4 इज एडेड बिकॉज अलग से हम लोगों ने इसको माइनस किया हुआ। समझ में आया? ठीक है। अभी आंसर क्या आ रहा है, देखो इसमें से 59,000 माइनस 28, 31,000 आंसर आ रहा है। अब 31,000 जो अमाउंट है उसको हम लोग बोलेंगे कॉमन आईटीसी। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? कॉमन आईटीसी। ठीक है, कॉमन आईटीसी। T4 को क्या नाम दिया जाता है? ठीक है, टैक्सेबल, दैट इज टैक्सेबल परचेज, परचेजेस मेड फॉर एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल सेल्स। ठीक है। अब यहाँ पर कॉमन आईटीसी, कॉमन आईटीसी का मतलब ये होता है कि ये आईटीसी से आप लोग क्या बना रहे हो, दोनों चीजें बना रहे हो, दोनों मतलब शूज भी चप्पल भी। ओके। कौन से है यहाँ पर? देखो, शूज प्लस चप्पल 10,000, सीए सर्विसेज ये भी बाइफर्केशन नहीं है 3,000, रेंटिंग ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी ये भी बाइफर्केशन नहीं है 18,000। सो यहाँ पर टोटल करेंगे तो 31 ही आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 28 कंसिडर किया, 14 कंसिडर किया, 600, 1800 सब कंसिडर हो चुका है। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा आपका, दैट वुड बी 31,000, दैट वुड बी 31,000। सबको क्लियर है क्या? सो 31,000 का जो आईटीसी है ये कॉमन आईटीसी, कॉमन आईटीसी मतलब इसमें से हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसमें से हम लोग को एग्जेम्प्ट प्रोपोर्शन का आईटीसी नहीं मिलेगा। एग्जेम्प्ट प्रोपोर्शन कितना दिख रहा है यहाँ पर? सर 3 लाख का है। ओके, तो यस प्रॉपर है। अभी यहाँ पर हम लोग डी वन को माइनस करेंगे। डी वन का मतलब होता है कॉमन आईटीसी, दैट इज C2 इंटू ई अपॉन एफ। एफ इज 8, एफ मतलब टोटल टर्नओवर, ई मतलब एग्जेम्प्ट टर्नओवर। अभी ई को निकालने का एक अलग से पूरा मैकेनिज्म है, वो बाद में देखेंगे, लेकिन बेसिक ई ऐसे निकलता है, ये समझ में आ गया? 3/8 कितना आ रहा है देख लो, 11,625। सो 11,625 का आईटीसी हम लोगों को नहीं मिलेगा। ठीक है। D2 को थोड़ी देर के लिए साइड पे कर दो, क्योंकि वो मैं सिखाया नहीं है, बाद में सिखाता हूँ।
19,375। 19,375 का आईटीसी आप लोगों को कॉमन में से मिलेगा। ओके, 31,000 में से 19,375 मिलेगा। एंड जो हम लोगों ने ये 28 माइनस किया था, ये तो पूरा पूरा मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर +28,000, दैट इज ये तो पूरा पूरा मिलेगा। सो टोटल आईटीसी कितना मिलने वाला आप लोगों को? कम ऑन, 19 + 28, 47,375। इतना आईटीसी आप लोगों को टोटल मिलेगा, टोटल। बस रूल नंबर 42 इतना ही है। ठीक है, वी हैव कंप्लीटेड 80% और 90% ऑफ रूल नंबर 42। ठीक है, रूल नंबर 42 हमने 90% कवर कर लिया। अभी इसमें थोड़ा थोड़ा पॉइंट्स बाकी है। सबसे पहला, D2 का कैलकुलेशन क्या होता है वो बाकी है। सेकंड, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बाकी है। एंड थर्ड, कैलकुलेशन ऑफ ई। ठीक है, तीन चीजें हम लोग करेंगे। तो ये फॉर्मेट में वापस रिपीट कर देता हूँ एक बार। T -T1 -T2 -T3, मतलब कि टोटल आईटीसी में से एक्सक्लूसिवली नॉन बिजनेस, एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्ट एंड इनएलिजिबल, ये तीनों को माइनस किया क्योंकि इसका आईटीसी नहीं मिल रहा है। बाद में जो भी आंसर आएगा उसको C1 बोलेंगे। C1 में से हम T4 माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे? C4, मतलब टैक्सेबल परचेजेस फॉर टैक्सेबल सप्लाईज, एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल सप्लाईज। तो ये हम लोगों ने क्या कर दिया? माइनस कर दिया। आया समझ में? उसके बाद आंसर आएगा C2, इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन आईटीसी। ओके, कॉमन आईटीसी, इसमें से हम लोग को एग्जाम प्रोपोर्शन का आईटीसी नहीं मिलेगा, दैट इज 3/8। सो 3 के प्रोपोर्शन का आईटीसी नहीं मिलेगा। ओके, D2 बाद में करेंगे। जो भी आंसर आएगा उसको C3 कहा जाएगा। C3 में हम T4 को ऐड करेंगे। T4 मतलब जो हमको आईटीसी पूरा पूरा मिलने वाला है उसको ऐड किया। तो यहाँ पर जो भी आंसर आएगा, दिस इज द एलिजिबल आईटीसी, दिस इज द एलिजिबल आईटीसी। आई होप सबको समझ में आ गई है। ओके, अभी हम लोग D2 क्या होता है वो समझते हैं। D2, अब D2 क्या होता है? D2 मतलब कि कॉमन में से नॉन बिजनेस कितना है। कॉमन में से नॉन बिजनेस कितना है? देखो, कॉमन में से एग्जेम्प्ट वाले को निकालना एकदम सिंपल है, एग्जेम्प्ट टर्नओवर अपॉन टोटल टर्नओवर। लेकिन कॉमन में से नॉन बिजनेस को हम लोग कैसे निकालेंगे बाहर? तो गवर्नमेंट ने क्या बोला है? गवर्नमेंट ने बोला कि 5% ऑफ C2 वुड बी ट्रीटेड एज D2। ओके, 5% ऑफ C2 वुड बी ट्रीटेड एज D2। अब एग्जाम्पल, हम लोग अगर शूज एंड चप्पल बना रहे हैं, ओके, और यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं? हम लोग चैरिटी भी करते हैं। ठीक है, वी गिव सम शूज और चप्पल एज चैरिटी, एंड बाकी का हम लोग बिजनेस पर्पज में सेल करने वाले। ओके, सो चैरिटी इज अ नॉन बिजनेस पर्पज। तो हम लोगों ने शूज एंड चप्पल बनाया है फॉर चैरिटी एज वेल। तो यहाँ पर गवर्नमेंट से इस चैरिटी के शूज और चप्पल को बनाने के लिए आपको कितना आईटीसी लगा रहेगा, वो हम लोग कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे, इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया? फ्लैट 5% ऑफ C2, फ्लैट 5% ऑफ C2 वुड बी ट्रीटेड एज नॉन बिजनेस। ठीक है, तो हम लोग को माइनस करना पड़ेगा। लेकिन कब माइनस करना है? जब क्वेश्चन में स्पेसिफिकली दिया होगा तब। आपको हमेशा डायरेक्टली 5% माइनस नहीं करना है। जब भी आपको इन्फॉर्मेशन रहेगा कि हम कुछ नॉन बिजनेस कर रहे हैं, तभी ही माइनस करना है, उसके अलावा माइनस नहीं करेंगे। आया समझ में? ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का डिस्कशन कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? उसके बाद हम लोग देखेंगे एग्जेम्प्ट टर्नओवर का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में से सबसे पहला पॉइंट, ये जो रिवर्सल है, ओके, जो हम लोग D1 एंड D2 के फॉर्म में करते हैं। ओके, D1 में क्या रिवर्सल कर रहे हैं हम लोग? D1 में हम लोग क्या करते हैं? कम ऑन, C2 दैट इज कॉमन आईटीसी इनटू एग्जेम्प्ट अपॉन टोटल। इतना आईटीसी हम लोग को नहीं मिलने वाला है, तो ये हम लोग क्या करेंगे? GSTR 3B में रिवर्स करेंगे, रिवर्स करेंगे, या फिर आईटीसी नहीं लेंगे, सिंपल। अब ये जो आप लोग कर रहे हो कॉमन वाला, ये आपको क्या करना है? एवरी मंथ चेक करना है। ठीक है, एवरी मंथ चेक करना, हर मंथ का कॉमन आईटीसी
मल्टीप्लाइड बाय हर मंथ का एग्जाम सप्लाईज अपॉन हर मंथ का टोटल सप्लाईज। ओके, आपको ऐसा करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको पूरे फाइनेंशियल ईयर का कॉमन आईटीसी, पूरे फाइनेंशियल ईयर का कॉमन आईटीसी मल्टीप्लाइड बाय पूरे फाइनेंशियल ईयर का एग्जेम्प्ट सप्लाई अपॉन टोटल सप्लाईज, ये करना है। आपका आंसर अलग ही आएगा, ठीक है। हर महीने में आपने जितना जितना रिवर्स किया उसके हिसाब से आंसर अलग आएगा। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। अज्यूम करते हैं अप्रैल, मई एंड जून, तीन ही महीने अपने फाइनेंशियल ईयर में। आपको आईटीसी का फिगर दे रहा हूँ, एग्जाम सप्लाईज एंड टोटल सप्लाईज इसका भी फिगर दे रहा हूँ। ओके, आईटीसी 50,000, यहाँ पर 2,50,000, यहाँ पर 1,00,000, यहाँ पर 1/2 का रेशियो है, यहाँ पर 3/4 का रेशियो है, यहाँ पर 2/3 का रेशियो। ओके, कितना आईटीसी आप लोगों को मिलेगा, सॉरी नहीं मिलेगा, पहले वो कैलकुलेट कर रहा हूँ। 50 × 1/2, 25 नहीं मिलेगा। 250 × 3/4, 187.5 नहीं मिलेगा। 100 × 2/3, 66.66 का आईटीसी नहीं मिलेगा। ओके, तो नेट कितना मिलेगा? पहले का 25, सेकंड 250 माइनस 187.5, 62.5 एंड 33.3। सो टोटल आईटीसी कितना हो गया आपका? 25 प्लस 62.5 प्लस 33.33, टोटल 120.83। इतना आईटीसी आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। पूरे साल में आपने इतना आईटीसी लिया रहेगा। लेकिन हमने क्या सोचा था, पूरे फाइनेंशियल ईयर के बाद भी चेक करेंगे। तो पूरे फाइनेंशियल ईयर का आईटीसी कितना चेक करो। 50 + 250, 300, 400। ओके, पूरे फाइनेंशियल ईयर का एग्जाम सप्लाईज कितना है वो देख लो। 4, 6। ओके, 6 इज द एग्जाम सप्लाई एंड टोटल 7 + 2 9। तो अभी कितना आ रहा है इसका? 400 × 6/9। आंसर इज 266.66। इतना आईटीसी आप लोगों को नहीं मिलेगा, ठीक है। सो नेट कितना मिलेगा? 133.33। आया क्या समझ में? ये मंथ वाइज किया है तो आंसर ऐसा आया, फाइनेंशियल ईयर वाइज किया तो आंसर ऐसा आया। तो यहां पर गवर्नमेंट सेस, अगर आपने ज्यादा रिवर्सल कर दिया है, ओके, अगर आपने ज्यादा रिवर्सल कर दिया है तो आप लोग क्या करो, जितना आपने एक्स्ट्रा रिवर्सल किया है वो आईटीसी आप लोग ले लो। कब तक ले लो? 30 नवंबर और एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर तक। एंड अगर आपने कम रिवर्स किया है तो आपको रिवर्स करना पड़ेगा। ओके, आपको रिवर्स करना पड़ेगा। अभी उसके ऊपर इंटरेस्ट भी लग सकता है। अज्यूम करते हैं हमने रिवर्स कर लिया है से 100 रुपीज का, लेकिन पूरा साल के बाद एक्चुअल रिवर्सिबल आया 125। तो हम लोग को 125 - 100, दैट इज 25 का आईटीसी क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा, ठीक है। अब गवर्नमेंट से इस रिवर्सल के ऊपर इंटरेस्ट भी भरना पड़ेगा। लेकिन इंटरेस्ट कब से आएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, इंटरेस्ट वुड स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल ऑफ सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद ही तो हमको 125 का आंसर आया। तो ऑब्वियस सी चीज है, फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद इंटरेस्ट स्टार्ट होना चाहिए। आर यू ऑल गेटिंग द पॉइंट? तो यहाँ पर 1 अप्रैल ऑफ नेक्स्ट ईयर से क्या होगा? इंटरेस्ट स्टार्ट होगा टिल डेट ऑफ रिवर्सल ऑफ आईटीसी, टिल द डेट ऑफ रिवर्सल ऑफ आईटीसी। आ गया समझ में? तो यहाँ पर हम लोग मान के चलते हैं 30 मई को आईटीसी रिवर्स कर रहे हैं।
तो 2 महीने का इंटरेस्ट आएगा, 1 अप्रैल से लेकर के 30 मई तक। दैट इज 60 डेज का इंटरेस्ट अपने को भरना पड़ेगा। गेटिंग द पॉइंट, समझ में आ गया? तो अगर आपने एक्सेस रिवर्सल किया रहेगा तो आईटीसी अवेल करना है, शॉर्ट रिवर्सल किया रहेगा तो फिर आपको आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा विथ इंटरेस्ट। तो D2 वाला अपना पार्ट हो गया। ओके, अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हो गए। अभी हम लोग एग्जाम टर्नओवर कैसे कैलकुलेशन करते हैं वो देखेंगे। कैलकुलेशन ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाईज। अभी यहां पर मैं जो आगे वर्ड्स लिख रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है। फॉर द पर्पज ऑफ फॉर द पर्पज ऑफ रिवर्सल अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 3 रेड विथ रूल नंबर 42 एंड 43। मतलब कि ये जो एग्जाम टर्नओवर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ रूल नंबर 42 एंड 43 के लिए कर रहा है। ओके, तो कभी भी आप लोग को एग्जाम टर्नओवर निकालना है तो ऐसे नहीं निकालना है हमेशा। सिर्फ आईटीसी के चैप्टर में दैट टू फॉर द स्पेसिफिक पर्पस ऑफ रिवर्सल आप लोग को एग्जाम टर्नओवर ऐसे निकालना है। ओके, तो यहाँ पर कैसे निकाल रहे हैं सुन। यहाँ पर मैं इंक्लूजन्स का साइड बना रहा हूँ एंड उस बाजू पर मैं एक्सक्लूजन का साइड बनाऊँ। ओके, इंक्लूजन एंड यहाँ पर रहेगा एक्सक्लूजन। अब इंक्लूजन, सबसे पहला इंक्लूजन तो एकदम सिंपल है। एग्जाम सप्लाई मतलब अपना नील रेटेड नॉन जीएसटी एंड होली एग्जेम्प्टेड। ओके, एकदम सिंपल। ठीक है, जो अपना नॉर्मल रहता है वही है, पहला तो वही है। ओके, सेकंड, सेकंड इज आरसीएम आउटवर्ड। सेकंड इज आरसीएम आउटवर्ड। अब इसका मीनिंग क्या हो सकता है? अगर मान के चलो कि मैं लॉयर हूं। ओके, मेरा जो सेल्स है, दीज सेल्स आर टैक्सेबल अंडर आरसीएम। ओके, मतलब जो भी मैं लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ उसके ऊपर जीएसटी भरता है मेरा रिसिपिएंट। ओके, मैं नहीं पे कर रहा, कौन पे कर रहा है? मेरा रिसिपिएंट पे कर रहा है। तो इस केस में जो भी मैंने पेपर खरीदा है, जो भी मैंने रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का सर्विस लिया है, या फिर मैंने कुछ भी सर्विस लिया है, ओके, अभी उसके ऊपर मेरे को आईटीसी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, ये क्वेश्चन है। तो एकदम सिंपल मैं आपको सवाल पूछ रहा हूँ। आप लोग का सेल्स जो है, दिस सेल्स इज एंटायरली टैक्सेबल अंडर आरसीएम। ओके, एंटायरली टैक्सेबल अंडर आरसीएम। मतलब लॉयर का जीएसटी लायबिलिटी कितना आएगा? कम ऑन, लॉयर का जीएसटी लायबिलिटी आएगा 0। क्योंकि या तो एग्जेम्प्ट है या तो आरसीएम है, उसके अलावा तो कुछ है नहीं। तो हमेशा कितना आएगा आउटपुट लायबिलिटी? 0। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, जो भी पर्सन आरसीएम का सेल्स कर रहे हैं उन लोगों को आईटीसी नहीं मिलना चाहिए। क्योंकि उन लोग को आईटीसी नहीं मिलना चाहिए, इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या बोला है, आरसीएम का आउटवर्ड सेल वुड बी कंसिडर्ड एज एग्जेम्प्ट सप्लाईज फॉर द पर्पज ऑफ रिवर्सल। आया समझ में? आरसीएम का आउटवर्ड सप्लाईज वुड बी ट्रीटेड एज एग्जेम्प्ट सप्लाईज। ओके, थर्ड, सेल ऑफ सिक्योरिटीज। सेल ऑफ सिक्योरिटीज। अब यहां पर सेल ऑफ सिक्योरिटीज मतलब कि हम लोगों ने अगर शेयर्स बेचा है, ओके, शेयर्स बेचा, डिबेंचर बेचा, बॉन्ड बेचा, तो इस केस में जो सेल ऑफ सिक्योरिटीज है उसको हम लोग क्या मानेंगे? एग्जेम्प्ट सप्लाईज मानेंगे। लेकिन क्या वैल्यू ट्रीट करेंगे? ओके, हमने समझो मान के चलो 1 लाख रुपए का शेयर्स बेचा, तो यहां पर गवर्नमेंट से 1 लाख रुपए को एग्जेम्प्ट सप्लाईज नहीं बोलना है, आप लोग को बोलना है
1% ऑफ सेल वैल्यू को एग्जेम्प्ट सप्लाईज, 1% ऑफ सेल वैल्यू को आपको क्या बोलना है, एग्जेम्प्ट सप्लाईज बोलना है, 1% ऑफ सेल वैल्यू को। आया है समझ में? गेटिंग द पॉइंट? तो अगर आप लोगों ने समझो 1 लाख का शेयर्स बेचा, तो ई में कितना ऐड करेंगे? आंसर इज सिर्फ 1000 रुपीज ऐड करेंगे। उसके बाद सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, मतलब अगर आपने कोई प्रॉपर्टी बेची, ठीक है, तो प्रॉपर्टी का बेचने का ट्रांजेक्शन वैसे तो एग्जाम था, मालूम है, सॉरी, वैसे तो नॉट अ सप्लाई था शेड्यूल 3 में, आप लोग को पहले से मालूम है। लेकिन ये नॉट अ सप्लाई होने के बावजूद रूल नंबर 42 43 के पर्पस के लिए एग्जेम्प्ट सप्लाईज में इंक्लूड कर रहा है। ओके, सो इट इज हार्श प्रोविजन, बट है, अभी तो पढ़ना पड़ेगा। तो सेल ऑफ लैंड एंड कंप्लीटेड बिल्डिंग, सेल ऑफ लैंड एंड कंप्लीटेड बिल्डिंग, दिस वुड बी ट्रीटेड एज exempt supplies only for the purpose of this rule। ठीक है, तो पर कितना हम लोग को वैल्यू मानना पड़ेगा? स्टैंप ड्यूटी वैल्यू। ओके, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू वुड बी ट्रीटेड एज द एग्जेम्प्ट टर्नओवर, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू। क्वेश्चन में तुम लोग को दिया रहता है स्टैंप ड्यूटी का अमाउंट, एंड क्वेश्चन में तुम लोग को दिया रहेगा स्टैंप ड्यूटी का रेट। तो स्टैम्प ड्यूटी का अमाउंट डिवाइडेड बाय स्टैम्प ड्यूटी का रेट करेंगे, तो हमको आंसर मिलेगा, दैट दैट वुड बी द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। क्लियर है क्या? सेल ऑफ लैंड एंड कंप्लीटेड बिल्डिंग। अभी इतने ही थे पहले, लेकिन अभी एक ऐड हुआ है, सेल ऑफ गुड्स विद इन वेयर हाउस, सेल ऑफ गुड्स विद इन वेयर हाउस बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन, बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन। ओके, मतलब कि अगर आपने गुड्स को इंपोर्ट किया हुआ है, ठीक है, अगर आप लोगों ने गुड्स को इंपोर्ट किया हुआ है और आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग वेयर हाउस में स्टोर कर रहे हो। ओके, वेयर हाउस में स्टोर कर रहे हो। अब वेयर हाउस में स्टोर करने के बाद आप लोग उसको क्लियर नहीं कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, वेयर हाउस में जब गुड्स का मतलब गुड्स पड़ा हुआ है, तभी आप किसी को टाइटल ट्रांसफर कर रहे हो, तो इस ट्रांजेक्शन को कहा जाता है सेल ऑफ गुड्स विद इन वेयर हाउस। ओके, सो दिस ट्रांजेक्शन वुड बी इंक्लूडेड, एंड दिस इज द अमेंडमेंट फॉर May 24 June 24 CA CMA एग्जाम्स। ये अमेंडमेंट, ठीक है, अमेंडमेंट समझ में आई? सेल ऑफ गुड्स विद इन वेयर हाउस बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन वुड बी ट्रीटेड एज एग्जेम्प्ट सप्लाईज। आया है समझ में सबको? क्लियर है क्या? अभी हम लोग एक्सक्लूजन्स का बात करेंगे। ओके, अभी एक्सक्लूजन में पहले एक पॉइंट एक्स्ट्रा हुआ करता था, वो यहाँ पर कट चुका है। ओके, मैं वहां पर लिखता हूँ। एक्सक्लूजन में सबसे पहला, कोई भी स्क्रिप आपने बेचा है। ओके, स्क्रिप बेचना मतलब कि आपके पास MEIS SEIS रोटेप, तो ये सब ना फेम अपना FTP के हिसाब से कुछ स्क्रिप्ट रहता है आपके पास। ठीक है, वो स्क्रिप्ट्स अगर आप लोग बेचोगे, ठीक है, तो वो सिक्योरिटी के टाइप ट्रीट होता है, लेकिन सिक्योरिटी हम लोग को ऐड करना है, लेकिन स्क्रिप्ट अगर आपने बेची है तो वो आपको माइनस कर देना है। ठीक है, तो सेल ऑफ स्क्रिप्ट्स इज नॉट अ एग्जेम्प्ट सप्लाई। ठीक है, सेकंड, वैट एंड एक्साइज, ठीक है, ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। अभी हम लोगों ने यहाँ पर देखा नॉन GST सेल्स को क्या करते हैं, इंक्लूड करना है। नॉन GST सेल्स को क्या करना है, इंक्लूड करना है। और हम लोगों ने वैल्यू ऑफ सप्लाई के चैप्टर में देखा हुआ है, एनी टैक्सेस ड्यूटी सेस फीस अदर देन GST इज टू बी इंक्लूडेड। तो पेट्रोल के ऊपर क्या लगता है, वैट लगता है। तो यहाँ पर वैट वैसे तो इंक्लूड होना चाहिए था। ओके, लेकिन लेकिन गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया, वैट एक्साइज अगर रहेगा उसको आप लोग हटा देना। समझ में आया? ओके, अब यहाँ पर अमेंडमेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, पहले क्या था, पहले एक्सपोर्ट सी फ्रेट, इसको हम लोग एक्सक्लूड करते थे। ओके, लेकिन ये एग्जेम्पशन निकल चुका है, इसलिए अभी हम लोग इसको इंक्लूड कर लेंगे।
तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट टर्नओवर। ठीक है, आप लोग को इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट टर्नओवर माइनस करना है। जो हमने कंपोजिशन स्कीम में सीखा उसको यहाँ पर माइनस करना है। इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अगर किसी ने अर्न किया है तो उसको माइनस करना है, लेकिन लेकिन एक्सेप्ट एक्सेप्ट फॉर बैंकिंग कंपनीज, एनबीएफसीज और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मतलब अगर आपका बैंक है, ठीक है, यू आर अ बैंक और यू आर एनबीएफसी और यू आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एंड आपने अगर इंटरेस्ट इनकम अर्न किया है तो वो एक्सक्लूड नहीं होगा। अगर आप ट्रेडर हो, आपने इंटरेस्ट इनकम अर्न किया है एफडी पे, तो वो एक्सक्लूड किया जाएगा। आया क्या समझ में? आर यू गेटिंग द पॉइंट? समझ में आ रहा है क्या? तो अपने को क्या क्या चीज ऐड करना है? 5 चीज ऐड करना है। 1 2 3 4 5। सबसे पहला, नॉर्मल नील रेटेड नॉन जीएसटी होली एग्जेम्प्टेड। सेकंड, आरसीएम का आउटवर्ड। थर्ड, सेल ऑफ सिक्योरिटीज का 1%, सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, एंड ये अमेंडमेंट के हिसाब से सेल ऑफ गुड्स विद इन द वेयर हाउस बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन। ओके, आगे क्या क्या माइनस करना है? स्क्रिप अंडर एफटीपी आपने सेल किया, वो माइनस करना है। सेकंड, वैट एंड एक्साइज ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट माइनस करना है। एंड थर्ड, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट टर्नओवर माइनस करना है। ओके, लेकिन अगर आप बैंकिंग कंपनी हो तो माइनस नहीं करना। आई होप डिस्कशन इज क्लियर। इसके हिसाब से आपको क्या निकालना है? ई। ओके, ई निकालना है। अब वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम में आने वाला है, ये जो सब एक्सक्लूजन हमने किया हुआ है, ये एक्सक्लूजन्स ई का एक्सक्लूजन है, एफ का एक्सक्लूजन नहीं है। ये एक्सक्लूजन किसका है? ई का है, ई का। एफ मतलब टोटल टर्नओवर। तो टोटल टर्नओवर में ये सब आपको एक्सक्लूड नहीं करना है। ओके, टोटल टर्नओवर में ये सब आपको इंक्लूड ही करना है, क्योंकि टोटल टर्नओवर का डेफिनेशन नहीं दिया हुआ है। तो अगर डेफिनेशन नहीं दिया है तो हम लोग डीम नहीं मान सकते कि एक्सक्लूड करेंगे। बट लॉजिकल तो यही होता है कि जो ऊपर माइनस किया वो नीचे भी माइनस होना चाहिए। बट आईसीआई के क्वेश्चंस में नहीं किया हुआ है, इसीलिए हम लोग क्या यहाँ पर मानेंगे कि एफ के कैलकुलेशन में हम लोग इन सारी चीजों को इंक्लूडेड ही रखेंगे। ठीक है, ये सारी चीजों को हम लोग इंक्लूडेड ही रखेंगे। सो हियर वी कंप्लीट विथ रूल नंबर 42। नाउ लेट अस सी रूल नंबर 43। ठीक है, अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रूल नंबर 43। दैट इज मैनर ऑफ रिवर्सल ऑफ आईटीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल गुड्स, इन रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल गुड्स। ओके, तो अगर हम लोगों ने कुछ कैपिटल गुड्स परचेज किया हुआ है जो कि टैक्सेबल सप्लाई एंड एग्जेम्प्ट सप्लाई दोनों के लिए यूज होने वाला है। ओके, तो इस रूल में हम लोग ये चीज कवर करने वाले हैं, कैपिटल गुड्स परचेज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग टैक्सेबल एज वेल एज एग्जेम्प्ट सप्लाई। ओके, तो उस केस में हम लोग को रिवर्सल कैसे करना है। एंड सेकंड चीज जो हम इस रूल में सीखने वाले हैं इज, अगर आपका नेचर ऑफ आउटवर्ड सप्लाई चेंज हुआ तो उस केस में कैसे रिवर्सल किया जाएगा। ठीक है, तो पहला चीज क्या सीखेंगे हम लोग? अगर आपने कुछ कैपिटल गुड्स परचेज किया हुआ है, कैपिटल गुड्स परचेज्ड फॉर इफेक्टिंग टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्ट सप्लाईज, दोनों चीजें करने के लिए आपने कुछ कैपिटल गुड्स को अगर परचेज किया हुआ है, तब आईटीसी का रिवर्सल कैसे होगा ये सीखेंगे। एंड सेकेंड पार्ट में हम लोग चेंज इन यूजेज की बात करेंगे। ओके, अगर आप लोगों का यूजेज चेंज हुआ है, मतलब आपने कुछ कैपिटल गुड्स खरीदा था एंड जो चीज आप बना रहे थे वो था एग्जेम्प्ट पहले, तब आपको आईटीसी नहीं मिला होगा कैपिटल गुड्स के परचेस का। लेकिन जैसे ही वो चीज टैक्सेबल होगी, ओके, या फिर आप लोग और टैक्सेबल चीजें बनाने के लिए वो मशीन का यूज करेंगे, तो यूजेज चेंज हुआ। तो जब भी यूजेज चेंज होगा तब आईटीसी का क्या सिनेरियो रहेगा वो हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। मान के चलो कि आप लोग को फुटवेयर बनाना है। फुटवेयर बनाने के लिए आपने एक मशीन परचेस किया। ओके, फुटवेयर बनाने के लिए आपने एक मशीन परचेस किया, मशीन।
अभी ये मशीन आपको मिला है 10 लाख रुपए में। ओके, 10 लाख रुपए का मशीन है। 18% जीएसटी लग के आया है आपको। टोटल 1,80,000 रुपीज। ठीक है। अभी फुटवेयर में मान के चलो कि आप सिर्फ और सिर्फ शूज बनाने वाले हो। ओनली शूज यू आर गोइंग टू मैन्युफैक्चर थ्रू दिस मशीन। अगर आप सिर्फ और सिर्फ शूज बनाओगे, तब तो आपको 1,80,000 का आईटीसी पूरा का पूरा मिल जाएगा विदाउट एनी डिडक्शन। अगर मान के चलो कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ चप्पल बनाने के लिए मशीन खरीदे हो, जो कि एग्जेम्प्ट है, तो उसके ऊपर आपको आईटीसी कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका आउटवर्ड सप्लाई क्या हो गया, एग्जेम्प्ट है। एंड द लास्ट वन, अगर आप लोग शूज प्लस चप्पल दोनों बनाने के लिए ये मशीन खरीदी है, तो उस केस में रूल नंबर 43 अप्लाई हो जाएगा। अगर उस केस में क्या अप्लाई होगा, रूल नंबर 43 अप्लाई होगा। आया है समझ में? ठीक है। अब हम लोग रूल नंबर 43 पहले सीख लेते हैं। रूल नंबर 43 में कुछ स्टेप्स हैं। रूल नंबर 43 में कुछ स्टेप्स है जो हम लोग को फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफाई ए। आइडेंटिफाई ए। ओके, ए मतलब एक सिंबल है, ये हम लोग को आइडेंटिफाई करना है। अभी ए का मतलब क्या, वो सुनो ध्यान से, सुनना तब समझ में आएगा ए का मीनिंग क्या है। ए का मीनिंग है ऐसा कैपिटल गुड्स जो करंट मंथ के अंदर, करंट टैक्स पीरियड के अंदर टैक्सेबल प्लस एग्जेम्प्ट, ये दोनों चीजें बना रहा हो। ओके, ऐसे कैपिटल गुड्स के आईटीसी को हम लोग ए बोलने वाले। ओके, आईटीसी ऑन कैपिटल गुड्स which are used in current month for manufacturing taxable as well as exempt supply, as well as exempt, as well as exempt। सिर्फ टैक्सेबल बना रहा है, उस मशीन को हम लोग, उस मशीन के आईटीसी को हम लोग ए नहीं बोलेंगे। सिर्फ एग्जेम्प्ट बना रहा है, उस मशीन के आईटीसी को हम लोग ए नहीं बोलेंगे। अगर टैक्सेबल प्लस एग्जेम्प्ट बना रहा है, तो ही उस मशीन के आईटीसी को ए नाम दिया जाएगा। क्लियर है क्या? सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो भी मशीन है उसको खरीद के 5 साल खत्म नहीं होने चाहिए। ओके, 5 साल के अंदर लाइफ होना चाहिए उसका। ओके, इट शुड बी लेस देन इक्वल टू 5 इयर्स। आया समझ में? तो ये दोनों कंडीशन अगर फुलफिल करेगा, तो उस मशीन के आईटीसी को ए नाम दिया जाएगा। आया समझ में? क्लियर है? समझ में आ गया? ठीक है। अभी दो तीन एग्जांपल दे रहा हूँ। आपके पास एक मशीन है। ओके, मशीन एक्स। ये मशीन टैक्सेबल प्लस एग्जेम बना रही है। ओके, अभी अभी परचेज हुई है, इसका आईटीसी 10,000 रुपीज का। मशीन वाई करके एक मशीन है जो सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल बना रही है, 20,000 इसका आईटीसी है। मशीन जेड जो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम बना रही है, इसके ऊपर आईटीसी था अपना 5,000 रुपीज का। एंड एक मशीन क्यू है जो 5 साल पहले परचेज किया था। ओके, 5 साल पहले परचेज हुआ, टैक्सेबल प्लस एग्जाम के लिए। ठीक है, जिसके ऊपर आईटीसी था 12,000। ठीक है, तो अभी इनमें से हम लोग का ए क्या रहेगा? कहने से मशीन एक्स का जो आईटीसी है उसको हम लोग ए बोलेंगे, यस और नो? इसको हम लोग ए बोलेंगे। और एक मशीन लेते हैं, मशीन आर। ये भी टैक्सेबल प्लस एग्जाम के लिए यही खरीदी हुई थी। ये 2-3 महीने पहले खरीदी हुई थी। ओके, 2 महीने पहले खरीदी हुई थी। इसके ऊपर आईटीसी इनकर्ड था 3,000। ठीक है, अभी यहाँ पर देखते हैं मशीन वाई। इसको हम लोग ए नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि पर्पस क्या है, टैक्सेबल। मशीन जेड एग्जाम बनाने के लिए खरीदा हुआ है। ओके, तो इसके आईटीसी को हम लोग ए नहीं बोलेंगे। मशीन क्यू, इसको ए बोल सकते थे अगर 5 साल के अंदर होता तो, लेकिन सिंस दिस मशीन हैज ऑलरेडी सरपास द यूजफुल लाइफ, सो दिस वुड नॉट बी कंसिडर्ड एज ए। 3,000 इसको हम लोग ए बोलेंगे। ओके, दिस वुड बी ए। सो ए अपना मालूम पड़ गया, यहाँ पर दो ए है इधर। एक 10,000 ए है और एक दूसरा ए क्या है, 3,000। तो सबसे पहला स्टेप समझ में आया क्या आप लोग को? यू हैव टू आइडेंटिफाई ए। ए मतलब आईटीसी ऑन कैपिटल गुड्स विच आर यूज्ड फॉर मेकिंग टैक्सेबल एंड एग्जाम सप्लाई इन द करंट मंथ। अब सेकेंड स्टेप की बात करते हैं।
समेशन ए, ठीक है, सेकेंड स्टेप इज समेशन ए। समेशन का सिंबल होता है इस तरीके से, ओके। समेशन ए मतलब जितना भी ए आपको मिला है उन सबका टोटल करना है, उसको नाम दिया जाएगा टीसी। ओके, टीसी का कुछ फुल फॉर्म नहीं दिया हुआ है, लेकिन इट इज कॉल्ड एज टोटल कॉमन क्रेडिट। ओके, तो समेशन ए इज कॉल्ड एज टीसी। पॉइंट समझ में आ रहा है? अभी कुछ लोगों के दिमाग में क्वेश्चन होता है कि सर कैपिटल गुड्स का आईटीसी हमको क्या पूरा मिलता है या नहीं मिलता है? आंसर इज, अगर आप लोग टैक्सेबल चीज के लिए परचेज किए हो कैपिटल गुड्स को, तो आपको आईटीसी पूरा मिलेगा, पूरा मिलेगा। अगर एग्जाम चीज के लिए खरीदे हो तो आईटीसी आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप लोग टैक्सेबल प्लस एग्जेम्प्ट के लिए खरीदे हो तब आपको आईटीसी पूरा मिलेगा, लेकिन रिवर्सल होगा रूल नंबर 42 43 के हिसाब से, सॉरी रियली सॉरी, रूल नंबर 43 के हिसाब से। ओके, आईटीसी आप लोग को रूल नंबर 43 के हिसाब से रिवर्स करना पड़ेगा। आया है समझ में? तो यहाँ पर जो हम लोगों ने मशीन्स लिया था, ओके, दो ए मिला था हमको। एक था 10,000 का एंड दूसरा ए था 3,000 का। अभी 10,000 कौन से मंथ में परचेस किया हुआ है? करंट मंथ में परचेस किया, करंट मंथ में 3,000 का जो आईटीसी है वो 2 महीने पहले का परचेज है। ओके, तो नाउ क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज अवर समेशन ए? व्हाट इज अवर समेशन ए? चलो, हम लोगों ने एकदम सिंपल रखा है, सब ए को टोटल मारना है। टोटल मारो इसका, 10 टीसी वुड बी 13,000, तो 10 टीसी वुड बी 13,000। समेशन ए इज इक्वल टू टीसी, सो टीसी इज 13,000। यहां तक सबको समझ में आ गया? ठीक है। थर्ड पॉइंट और थर्ड स्टेप ये कहता है कि जो भी आप लोग का टीसी है, ओके, उसको डिवाइडेड बाय 60 करना है। क्यों सर डिवाइड बाय 60 करना है? आंसर इज, यूजफुल लाइफ यूजफुल लाइफ ऑफ एन असेट इन जीएसटी, यूजफुल लाइफ ऑफ एन असेट इन जीएसटी इज 5 years। 5 years का मतलब होता है 60 months। ओके, 60 महीने का यूजफुल लाइफ है। तो यहां पर जो भी आपका 13,000 है, दिस इज एट्रीब्यूटेबल टू 60 months। तो एक महीने का कितना होगा? चलो कैलकुलेट करो सब लोग। 13,000 डिवाइडेड बाय 60, सो 216 रुपीज। सो 216 रुपया एक महीने का कॉमन आईटीसी, 216 रुपया एक महीने का कॉमन आईटीसी है। ओके, तो क्या सर हम लोग को 216 रिवर्स करना है? आंसर इज नहीं। अगर आप 216 रिवर्स करोगे तो आपने एग्जेम्प्ट प्रोपोर्शन का रिवर्स ही नहीं किया, आपने पूरा रिवर्स किया। तो गवर्नमेंट से जो भी आपको आंसर मिलेगा टीसी अपॉन 60 करके, उस आंसर को नाम दिया जाएगा टीएम, दैट इज एक महीने का आईटीसी। अब इस 216 में से हमको एग्जेम्प्ट प्रोपोर्शन का आईटीसी रिवर्स करना है, मीनिंग देयर बाय टीई, दैट इज एग्जेम्प्ट प्रोपोर्शन का आईटीसी वुड बी टीएम मल्टीप्लाइड बाय ई अपॉन एफ। ई कैसे निकालेंगे? जैसे रूल नंबर 42 में निकाला था, सेम टू सेम निकालेंगे। एफ कैसे निकालेंगे? सेम टू सेम। तो टी एम कितना है अपना? 216 रुपया मल्टीप्लाइड बाय, समझ के चलो एग्जाम टर्नओवर आपका से 100 रुपीज का है एंड 250 रुपीज का आपका टोटल टर्नओवर है। ओके, सो 216 इंटू 100 अपॉन 250, तो जो भी आंसर आएगा आपका 86.4। सो 86.4 का आपको आईटीसी क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा। आर यू ऑल गेटिंग द पॉइंट? समझ में आ रहा है? मैं वापस से रिपीट करता हूँ। सबसे पहले आपको ए निकालना है। ए मतलब ऐसे कैपिटल गुड्स का आईटीसी जो कैपिटल गुड्स टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्ट दोनों चीज बनाने के लिए यूज हो रहा हो, उन सभी एओ का टोटल करना है, आंसर मिलेगा टीसी। ओके, उस टीसी को डिवाइड बाय 60 करना है तो एक महीने का आईटीसी मिलेगा, एंड उस एक महीने के आईटीसी को ई अपॉन एफ करेंगे। ओके, तो हम लोग को एक ऐसा अमाउंट मिलेगा जो आईटीसी हमको नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, तो 216 में से 86.4 का आईटीसी हमको नहीं मिलना चाहिए इस मंथ में।
ठीक है ना। अभी आईटीसी कितना मिलेगा अपने इस वाले केस के हिसाब से, चलो करते हैं। पहले तो करंट मंथ में ये परचेस किया, तो करंट मंथ में आईटीसी 10,000 का मिलेगा। ओके। 3,000 का आईटीसी 2 महीने पहले आपने ऑलरेडी ले लिया होगा, तो अभी हमको आईटीसी कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन सर रिवर्सल करना पड़ेगा ना। यस, रिवर्सल तो करना पड़ेगा, लेकिन आईटीसी मिलेगा कुछ भी नहीं। ओके। अब हम लोग को रूल नंबर 43 का रिवर्सल करना है। रूल नंबर 43 का रिवर्सल के हिसाब से हमको आंसर आ चुका, 86.4। सो 86.4 वुड बी लायबल फॉर रिवर्सल। कैसे निकाला 86.4, समझ में आया? ए निकाला, ए को डिवाइड बाय 60, सॉरी ए को टोटल किया समेशन ए दैट इज टीसी, टीसी को डिवाइड बाय 60 किया, टीएम मिला, टीई इज इक्वल टू टीएम इंटू ई अपॉन एफ। तो अपने को 86.4 मिला, अपने को माइनस करना है। क्लियर है क्या, सबको समझ में आया? अब नेक्स्ट मंथ में क्या होएगा, नेक्स्ट मंथ में जो भी आईटीसी रहेगा उसमें से हमको डायरेक्टली माइनस करना पड़ेगा। ओके। नेक्स्ट मंथ में जरूरी नहीं कि 10,000 आपका नया वापस से परचेस किया होगा, अगर कुछ भी परचेस नहीं किया फिर भी आपको आईटीसी तो रिवर्स करना ही पड़ेगा। क्लियर है क्या? चलो अभी एक नया कंसेप्ट पढ़ते हैं इसी में, रूल नंबर 43 में ही एक नया कंसेप्ट पढ़ेंगे, चेंज इन यूजेज। ओके, चेंज इन यूजेज। उसके बाद एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे ताकि थोड़ा सा क्लैरिटी अच्छा मिले। अभी हम लोग देखेंगे चेंज इन यूजेज। ओके। मान के चलो कि आप लोगों ने 1 अप्रैल 2020 को एक कैपिटल गुड्स परचेस किया हुआ है। ओके। एंड ये है 31 मार्च 2023। ठीक है। 1 अप्रैल को एक कैपिटल गुड्स परचेस किया जिसका वैल्यू था 3 लाख रुपीज। उसके ऊपर जीएसटी लग के आया था 54,000 रुपीज का। टोटल वॉज 3,54,000। अभी जो कैपिटल गुड्स आपने परचेज किया था वो कैपिटल गुड्स एग्जेम्प्ट सप्लाईज बनाने के लिए काम आने वाला था। ओके, एग्जेम्प्ट सप्लाई, सिर्फ और सिर्फ एग्जेम्प्ट सप्लाईज। नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि क्या हमको इस 54,000 का आईटीसी मिला था इस टाइम पर या नहीं मिला था। आंसर इज हम लोग को आईटीसी नहीं मिला रहेगा। ओके, नहीं मिला होगा। क्यों नहीं मिला होगा? क्योंकि हम लोग का आउटवर्ड सप्लाई क्या है, एग्जेम्प्ट है। लेकिन फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 दिस कैपिटल गुड्स वुड बी यूज्ड टू मैन्युफैक्चर टैक्सेबल प्लस एग्जेम्प्ट सप्लाई। ओके, मतलब कि 1 अप्रैल 2020 से लेकर के 31 मार्च 23 तक हम लोगों ने किस चीज के लिए यूज किया, एग्जेम्प्ट चीज के लिए। ओके, 1 अप्रैल 2023 से हम लोग किसके लिए यूज करेंगे, टैक्सेबल प्लस एग्जेम्प्ट के लिए। तो गवर्नमेंट सेस कि आप लोग को आईटीसी मिलेगा। ओके, लेकिन आपको रूल नंबर 43 के हिसाब से रिवर्स करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी क्या प्रोसीजर है पहले वो समझते हैं। सबसे पहली चीज, हम लोग रूल नंबर 43 का रिवर्सल नहीं करेंगे डायरेक्टली, क्योंकि हम लोगों ने अब तक कोई आईटीसी लिया ही नहीं। समझ में आ रहा है क्या? आपको आईटीसी मिला ही नहीं तो आप रिवर्सल किस चीज का करोगे? आप 1 अप्रैल 2023 के दिन पर खड़े हो, आप लोग के पास आईटीसी है ही नहीं, तो रिवर्सल क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप रहेगा टेक आईटीसी। सबसे पहला स्टेप रहेगा टेक आईटीसी। ओके, तो आईटीसी कितना मिलेगा, चलो। अब आईटीसी कितना मिलेगा, आंसर इज 54,000 का आप लोग को आईटीसी पहले मिलेगा। लेकिन आईटीसी लेने के टाइम पर आपको क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट से जितना भी एग्जेम्प्ट पीरियड के लिए आपने यूज किया है, जितना भी एग्जेम्प्ट पीरियड के लिए आपने यूज किया है उसका हम आईटीसी काट के देंगे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हम 1 अप्रैल पे हैं, तो जो 3 साल का आईटीसी है, ओके, 3 साल के प्रपोर्शन का जो आईटीसी है वो क्या करेंगे, गवर्नमेंट क्या बोल रही है, काट के देंगे। तो क्वेश्चन इज कितना काटेंगे? आंसर आप सभी को मालूम है, 5% पर क्वार्टर के हिसाब से। 5% पर क्वार्टर के हिसाब से, मतलब कितने क्वार्टर्स थे 3 साल में, हर साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो 3 साल में 12 क्वार्टर। ओके, तो 12 क्वार्टर का कितना होता है, 60% होता है। सो 54,000 इंटू 60%, इतना आईटीसी आप लोगों को नहीं मिलेगा। 54,000 इंटू 60%, सो 32,400 का आईटीसी आप लोगों को नहीं मिलेगा।
सो नेट कितना आईटीसी मिलेगा? 54,000 माइनस 32,400। सो 21,600 का आप लोगों को आईटीसी मिलेगा। क्लियर है क्या? सबसे पहला स्टेप, इस 32,400 को नाम दिया जाता है TIE, दैट इज आईटीसी एट्रीब्यूटेबल टू एग्जेम्प्ट पीरियड। आईटीसी एट्रीब्यूटेबल टू एग्जेम्प्ट पीरियड। समझ में आया? ठीक है। अभी हम लोग का सेकंड स्टेप रहेगा, रिवर्सल करना पड़ेगा रूल नंबर 43 का। सर रूल नंबर 43 क्यों लगा रहे हो? क्योंकि करंट मंथ में हम लोग क्या कर रहे हैं, टैक्सेबल प्लस एग्जेम्प्ट, दस इट विल बी फॉर्मिंग पार्ट ऑफ ए, एंड इसका 5 साल खत्म नहीं हुआ है, इसीलिए ये टी अपना ए का पार्ट बनेगा। ओके, तो ये समझो कि एक ही मशीन है, दिस इज इट सेल्फ टीसी, इसको डिवाइड बाय 60 करना है। अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ए को क्या लेना है? ओके, विल अवर ए बी 54,000 और 21,600, दोनों में से एक आप लोग को चूज करना है। कमान, क्या लग रहा है? गेस करो, गेस करना है, एकदम सिंपल। ए मतलब 54,000 या फिर 21,600? चलो सोच लिया। अभी ए मतलब टीसी, दैट इज समेशन इज इक्वल टू टीसी। टीसी को हम डिवाइड किससे करते हैं? 60 से डिवाइड करते हैं। ओके, 60 से डिवाइड करते हैं, तो जो न्यूमरेटर है वो न्यूमरेटर भी 60 के प्रोपोर्शन का होना चाहिए, मतलब कि 54,000 होना चाहिए। समझ में आया क्या? सो हम लोग को रूल नंबर 43 के लिए ए क्या लेना पड़ेगा? 54,000। तो टीसी भी यही माना जाएगा फिलहाल के लिए, क्योंकि एक ही मशीन है। 54,000 अपॉन 60 वुड गिव अस टीएम, दैट इज 900 रुपीज, बराबर 900 इंटू ई बाय एफ। अज्यूम करते हैं कि 1/2 ये रेशियो रहेगा। सो 450 रुपीज हम लोग को रिवर्स करना पड़ेगा। सबको क्लियर है क्या? आई होप द डिस्कशन इज क्लियर। ओके, पहले आपने एग्जेम्प्ट सप्लाई किया, फिर आपने टैक्सेबल प्लस एग्जेम्प्ट किया, तो हम लोग को पहले आईटीसी मिलेगा, लेकिन इस एग्जाम पीरियड का काट के मिलेगा, एग्जाम पीरियड का काट के फिर ही मिलेगा। समझ में आ रहा है क्या? एंड जितना भी मिलेगा उसके बाद हम लोग को रूल नंबर 43 का रिवर्स करना पड़ेगा। ओके, उसमें ए को क्या लेना है? 21,600 नहीं लेना है, 54,000 लेना है। आई होप द डिस्कशन इज क्लियर। ठीक है, अभी इसका उल्टा केस लेते हैं एक। फर्स्ट अप्रैल 2020 आपने कुछ कैपिटल गुड्स परचेस किया था फॉर टैक्सेबल सप्लाईज, फॉर टैक्सेबल सप्लाईज। ओके, अभी 1 अप्रैल 2023 से ये टैक्सेबल प्लस एग्जेम्प्ट दोनों के लिए यूज होने वाला है। ठीक है, 3 लाख का मशीन था, 54,000 का आईटीसी था। चलो, सबसे पहला क्वेश्चन, क्या हमको 1 अप्रैल 2020 को आईटीसी मिला था या नहीं मिला था? आंसर इज सर, मिला था। तो हमको यहां पर आईटीसी कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि पहले मिल चुका है। इस 3 साल के दरमियान आपने कुछ आईटीसी रिवर्स किया था क्या? नहीं किया था। क्यों नहीं किया? क्योंकि हम टैक्सेबल सप्लाई बना रहे थे। पर अभी तो रिवर्सल करना पड़ेगा, तो रूल नंबर 43 का रिवर्सल करना पड़ेगा, एकदम सिंपल। ओके, ए को क्या मानेंगे? 54,000 मानेंगे। समझ में आ गया? इतना ही। उसके बाद और एक केस ले लेता हूँ। आप पहले टैक्सेबल सप्लाई कर रहे थे, फिर आप लोग एग्जेम्प्ट सप्लाई करना शुरू कर दिए। पहले टैक्सेबल सप्लाई कर रहे थे, फिर एग्जेम्प्ट सप्लाई करना शुरू कर दिए, सिर्फ और सिर्फ एग्जेम्प्ट, सिर्फ और सिर्फ एग्जेम्प्ट। पहले सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल था। तो गवर्नमेंट क्या बोल रहा है? 54,000 का आईटीसी था, मान के चलते हैं 29 months यू हैव यूज्ड फॉर टैक्सेबल, एंड बैलेंस पीरियड दैट इज 31 months यू आर गोइंग टू यूज फॉर एग्जेम्प्ट। ओके, सो गवर्नमेंट सेज जितना भी पीरियड आप लोग एग्जेम्प्ट के लिए यूज करने वाले हो, दैट इज 31 months, अपॉन टोटल कितना पीरियड रहता है? 60। तो इतना आईटीसी आप लोग को क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा। गेटिंग द पॉइंट? समझ में आया? लेकिन अगर इसका उल्टा होता, आप पहले एग्जेम्प्ट कर रहे थे, फिर आप लोग टैक्सेबल करना शुरू किए, सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल। ओके, अब यहां पर सेम एग्जांपल ले रहे 29 एंड 31। तो इस केस में कैसे चलेगा? अब गवर्नमेंट बोल रहा है कि जितना भी पीरियड आपने एग्जेम्प्ट में यूज किया, उसको पहले क्वार्टर में कन्वर्ट करो। क्वार्टर मतलब 3 3 महीने का गैप रहता है, अप्रैल से जून, जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर, जैन से मार्च। ओके, तो यहाँ पर 28 months, मतलब सॉरी 29 months है, मतलब राउंडिंग ऑफ टू हायर दैट इज 30। तो यहाँ पर 10 क्वार्टर हुए। ओके, सो आईटीसी 54,000 का था, लेकिन हमको 5% पर क्वार्टर माइनस करना है। कितने क्वार्टर थे? 10 क्वार्टर का। ओके, तो कितना माइनस होगा? 50% माइनस होएगा,
27,000 का हमको आईटीसी मिलेगा। क्लियर है क्या? मतलब जब भी आप लोग एग्जेम से टैक्सेबल में जा रहे हो, तब आपको क्वार्टर वाइज माइनस करना है। एंड जब आप टैक्सेबल से एग्जेम्प्ट में जा रहे हो, तब आप लोगों को मंथ्स के हिसाब से आईटीसी रिवर्स करना है। ओके, मंथ्स के हिसाब से रिवर्स करना है, क्वार्टर माइनस करके आईटीसी आपको मिलेगा। क्लियर है क्या सभी को? सो दिस इज विथ रूल नंबर 43। रूल नंबर 43 में पूरे साल के एंड पर चेक करने का जरूरत नहीं है, पूरे साल के एंड पर कोई चेकिंग करने का जरूरत नहीं है। आई होप द डिस्कशन इज वेरी क्लियर नाउ। ओके, तो अपना रूल नंबर 43 भी हो गया। ओके, नेक्स्ट वीडियो जब मैं पोस्ट करूंगा उसमें मैं एक क्वेश्चन भी करवाऊंगा, ताकि आपको और भी क्लैरिटी मिले। ओके, थैंक यू सो मच।